हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। और आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने ना बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 से 4 तक अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सबने वो देख लिए होंगे और आपको वो रिवीजन के अंदर बहुत हेल्प करे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो मैंने जैसे चैप्टर फर्स्ट के अंदर बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, जिसमें से अपन ने फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन था जो कि चैप्टर 4 के अंदर था, प्लानिंग। प्लानिंग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपने को करना है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 अपन आज कवर करते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे मैं आपको बताता रहूंगा, तो जिससे कि आप केस स्टडी के अंदर भी हेल्प मिलेगी। जो और जो आप जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के जो आंसर फ्रेम करोगे उसके अंदर भी वो आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो मार्क्स होंगे जो फुल में से फुल मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग है ना, बेसिकली अरेंजमेंट होता है। किस चीज़ का अरेंजमेंट होता है? जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू, 1 सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा से लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज का हमें रिक्वायरमेंट होती है उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट करें हम। ठीक है, और उसके बाद में उसके अपन क्या करेंगे? मोस्ट इफिशिएंट यूज कर सके रिसोर्सेज, जिससे कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हम अचीव कर सके। ठीक है, तो अरेंज ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है। अब जैसे कि अपने प्लानिंग के अंदर प्रोसेस पढ़ी थी, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी प्रोसेस आती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। तो फर्स्ट आता है अपने उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप क्या कहते हैं कि जितना भी हमारे पास में काम है, पहले तो उसको अपन आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास में काम कितना है, क्या काम करना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क करना है। डिवीजन ऑफ वर्क आपने ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। तो जितना भी काम होता है उसको अपन छोटे छोटे टारगेट के अंदर डिवाइड कर देंगे, और जो भी एम्प्लॉयज है उनकी कैपेसिटी के उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देंगे, जिससे कि जो भी काम है वो एक पर्टिकुलर पर्सन करे, पर्टिकुलर एम्प्लॉय करे, जिससे कि वो काम है ना इफिशिएंटली हो ना डन हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और इससे क्या क्रिएट होगा? इससे ना स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी काम हो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे टारगेट्स में, फिर उनको किनको देना है? हमारे को जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है उनको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब। जॉब क्या कहती है? जॉब का मतलब क्या होता है? जितना भी काम हमारे पास में होता है उसको मैनेजर क्या करता है? छोटे छोटे टास्क में यूनिट्स में डिवाइड करता है और उनको किनको देता है? एम्प्लॉयज को देता है। तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? जॉब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया, काम को पहचान लिया कि काम हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, फिर उसको अपन ने डिवाइड कर दिया। अब जो एक तरीके का काम है ना उसका हम एक है ना उसका जितने भी एक तरीके की जितनी भी एक्टिविटी, एक तरीके जितना भी काम है उसको हम कैटेगराइज कर देंगे, और कैटेगराइज करने के बाद में उसको एक कंबाइंड फॉर्म में एक जगह ले लेंगे, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है? आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब रिलेटेड द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। जितनी भी सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटीज है, सिमिलर टाइप की जो जॉब्स है, उनको अपन एक जगह ले लेंगे, ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर ए डिपार्टमेंट, और एक उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज होगी वो एक ही जगह या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो सकेगी, और उसे अपन क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, द डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ ए जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। और ये चीजें ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो पाती है। अब इसके अंदर आता है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक आता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके की एक्टिविटी को सिर्फ एक मतलब जितनी भी एक तरीके की एक्टिविटी है उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देना, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। और HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन वगैरह हो गई, इसको अपन HR डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सिमिलर एक्टिविटीज है वो एक पर्टिकुलर हमारे पास फंक्शन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चल जाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अंडर दिस जॉब रिलेटेड वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर ए वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट के अंदर में जितनी भी है ना, जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज आ रही है, उनके अपन अलग अलग डिपार्टमेंट बना दें, जिसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ये वाला। तो अपन फंक्शनल देखते हैं।
एक डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितनी भी एक्टिविटी होती है, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करना, ठीक है, उसके बाद में सेमी फिनिश गुड्स बनाना, ठीक है, उसके बाद में उसकी चेकिंग करना, ठीक है, क्वालिटी को चेक करना, उसके बाद में फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करना, तो इस तरीके की जितनी भी जो एक्टिविटी है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर कर दो। तो ये तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितनी भी सिमिलर एक्टिविटी थी, क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी सिमिलर है, किसके अकॉर्डिंग सिमिलर, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो मैंने इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में सेकंड, जो कि था हमारा कौन सा, डिविजनल, ठीक है, डिविजनल था। अब डिविजनल के अंदर क्या है, एक प्रोडक्ट के बेसिस पर अपने को करना है, एक प्रोडक्ट के बेसिस पर हमें करना है। तो एक प्रोडक्ट के बेसिस पर हम कैसे करेंगे बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास में ए प्रोडक्ट है, ठीक है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, ठीक है, ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया हमने, ठीक है, इसके। और इनके अंडर में कौन सी आ जाएगी, इनकी जो सिमिलर थिंग्स आ जाएगी, सिमिलर एक्टिविटीज आ जाएगी। अब बी प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, और इसी तरीके से एच सी वाले के अंदर जाएगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अपन यदि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मन क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर काम को देखा कि काम हुआ है, उसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद में हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया। उसके बाद में डिपार्टमेंटलाइजेशन, जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज थी उनको अपन उनके अकॉर्डिंग अपन ने उनको एक जगह पर कंसिडर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, इसके बाद में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब हमने क्या किया कि हमने जो भी एक्टिविटीज थी सिमिलर सिमिलर कैटेगरी, उनको एक जगह कर लिया। अब वो काम कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन करेगा, बेसिकली एम्प्लॉइज ही करेंगे। तो हम किन क्या करेंगे, जो एम्प्लॉइज हैं उनको ये काम दे देंगे, ठीक है, तो कि आपको ये काम करना है। और वो काम जब करते हैं तो उसको एक डॉक्यूमेंट बना के देता है कि आपको पास में ये काम है, ये एक डॉक्यूमेंट में हम बना के दे देते हैं कि एम्प्लॉइज को कि ये डॉक्यूमेंट लो, आपके अंदर इसकी ड्यूटी लगी कि अभी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या काम करना है, कैसे क्या काम करना है। और उसी अपन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, सबसे पहले अपन ने काम को देखा, काम को बांटा, फिर काम के बाद में अपन जो सिमिलर एक्टिविटीज थी उनको एक जगह किया। उसके बाद में हम एम्प्लॉइज को काम बांट देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और उस असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी किसके थ्रू होती है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आता है कि एक है ना डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉइज की ड्यूटीज लिखी रहती है कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे क्या उनको जो ड्यूटीज वगैरह जो भी काम वगैरह वो कैसे करना है, ठीक है, वो होता है इसके अंदर। अब क्या होगा कि ये हमने काम दे दिया, अब काम दे दिया तो काम को कोई चेक करने वाला भी होगा, और देखो जो सुपेरियर होगा उससे उसको वो क्या करेगा, उसको रिपोर्ट भी करेगा कि हाँ मैंने काम कर दिया या नहीं करा, या मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहां से क्या होगी, उसके बाद में है ना, इस स्टेप के बाद में था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी के बाद में एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि वो एम्प्लॉय है ना किसी खुद के जो सुपेरियर है, उसके जो हेड है, उनको वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन क्रिएट होता है। वो कौन सा रिलेशन क्रिएट होता है, द असाइनमेंट द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ए सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब इसी से क्या होता है कि हम यदि काम को दे देते हैं, हम यदि काम को एम्प्लॉयज को दे देते हैं, तो उसके बाद में यदि वो काम करता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, उससे एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसको अपन बोलते हैं सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये भी है ना, इसका कीवर्ड होता है जो कि अपने केस स्टडी के अंदर आ जाता है। तो उसके हु रिपोर्ट्स टू होम का मतलब आएगा कि अपना फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फाइनली आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला तो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद में आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद में आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। फाइनली आपका जो ऑर्गेनाइजिंग है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस क्या है। हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है जो मैनेजमेंट के अंदर फॉलो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहला पॉइंट तो आता है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, यदि हमने हमने फर्स्ट टाइम में देखा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हुआ कि काम को बांट दिया गया उन्हें ना एम्प्लॉइज उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा, वो एक ही तरीके का काम करेंगे एम्प्लॉइज, तो एक ही तरीके का काम यदि वो बार बार करेंगे तो वो उस काम के अंदर क्या होगा, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। और स्पेशलिस्ट बन जाने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यदि उनको पता लग गया कि हमें क्या काम करना है। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा था अपने, थर्ड वाले पॉइंट में जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको पता लग जाता है कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, तो वो है ना खुद क्लियर हो जाता है कि उनके साथ में क्या उनके जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उनकी क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यदि हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है ना अच्छी तरीके से इफेक्टिवली फॉलो करते हैं तो हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं हो पाता, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडॉप्शन ऑफ ए चेंजेस, यदि हमें बाई चांस है ना क्या होता है कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ना जैसे हर बार सिचुएशन है ना सेम नहीं रहती, कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग यदि हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं तो जो चेंजेस हैं उनको हम इजीली अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इजीली हम अडोप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि हम इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना जो कैसा होता है इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है, इफेक्टिव बन जाता है। और यदि इस तरीके की चीजें होती है तो हमारे क्या हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी अचीव करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते रहेंगे हम रेगुलर, तो उससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन भी होगा और उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। और क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, मतलब जो एम्प्लॉयज है उनको भी काम मिलेगा, वो भी काम करेंगे, वो भी स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो उससे क्या होगा जो भी एम्प्लॉयज है उनका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये आपके सामने हो गई इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया कि है ना कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर अपन ने देखा था कि एम्प्लॉय को खुद का काम मिल जाता है, ठीक है, काम मिलने के बाद वो काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है जब सारे एम्प्लॉय काम करने लग जाते हैं और खुद के जो सुपीरियर है उनको रिपोर्ट करने लग जाते हैं, तो उस तरीके में क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज और नेटवर्क ऑफ ए जॉब पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी एट द डिफरेंट लेवल पर जो भी है ना जो एम्प्लॉय उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब पोजीशन है, ऑथोरिटी है, ये जब मिल जाती है इनका जो नेटवर्क होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसको ही अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर आता है एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक कंसेप्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक मैनेजर कितने है ना खुद की जो एम्प्लॉयज है उनको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिवली उनको मैनेज कर सकता है, उससे अपन क्या बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक और एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। अपनी स्कूल होती है उसमें अपने टीचर्स हमारे को पढ़ाते हैं, तो उसमें ये मान के चलें कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को है ना इफेक्टिवली पढ़ा सकता है, तो वो भी किसका पार्ट होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। तो वैसे ही यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को या एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेटर्स को इफेक्टिवली मैनेज या कंट्रोल कर सकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के टू टाइप्स हो गए, ठीक है। इसको मैं आपके डायग्राम के साथ में समझाता हूँ, ठीक है। ये एक मैनेजर है, ठीक है, ये सिर्फ दो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ये दो एम्प्लॉयज है, उन्हीं को कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है, ओके। एंड एक और डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। ये एक मैनेजर है, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है। ये क्या कर रहा है, ये चार चार एम्प्लॉयज को या चार सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। अब ये दो टाइप होते हैं किसके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो अपना जो डायग्राम देखो ये वाला कैसा डायग्राम बना है, अपना वाइडर डायग्राम बना है, कैसा डायग्राम बना है वाइडर। अब वाइडर के अंदर क्या होगा कि वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि एक एम्प्लॉय जो एक मैनेजर है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। बट ये वाला देखो कैसा बना है, टोल बना है, टोल डायग्राम बना है। तो टोल डायग्राम में क्या होगा कि एक जो है ना मैनेजर है वो कम ही लोगों को क्या कर सकता है, कम या एम्प्लॉय से कम सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी थ्योरी लिख रखा है यहाँ पे कि जो नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है, नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है टोल स्ट्रक्चर, जो भी अभी मैंने बताया, जिसके अंदर कम जो एम्प्लॉय है कम सबऑर्डिनेट्स होता है उनको कंट्रोल कर पाता है या मैनेज कर पाता है। और वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मैंने कि फ्लैट उसका डायग्राम बनता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको वो कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमारे पास में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली उसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, when the activities or job are grouped keeping in the mind the function or the job, then it is called functional structure। एग्जांपल के साथ में देखते हैं, all the job related to production are grouped in the production department, related to sales and sales department। इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली कि एक तरीके की एक्टिविटी को हम एक डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर करें, ठीक है। एक तरीके की जो एक्टिविटी है
उसको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर करें, एक जगह पर करें, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं बता देता हूँ और अच्छे से, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है। अब इसके इस डिपार्टमेंट का नाम रख दिया मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी वो इसके अंडर कर दो, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी वो इसके अंदर कर दो, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो इससे कर दो। एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी, जो भी काम होगा, वो इसके अंदर कर दो। इससे क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे पास भी बन जाएंगे, और अलग अलग जो एक्टिविटी है वो एक तरीके की है, वो क्या होंगी, एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आता है हमारे पास में डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डिविजनल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर इनके है ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो प्रोडक्शन मोर देन वन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट देन विच एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट एंड ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, ठीक है। जब क्या होती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक प्रोडक्ट के बेसिस पर यदि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं उनकी सिमिलर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पर देखो फंक्शन और अच्छे से बताता हूँ कि जो फंक्शनल था हमारे पास में, फंक्शनल के अंदर अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, ठीक है। फंक्शनल में यहाँ पर अपन क्या कंसीडर कर रहे थे कि ये जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एचआर डिपार्टमेंट है, ये एक ही प्रोडक्ट के बेसिस पर है, एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसी का बेसिस पर है ना, ये ए प्रोडक्ट है उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसी के बेसिस पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसी के बेसिस पे एचआर डिपार्टमेंट है। बट यहाँ पर ये कंसीडर करो कि यदि ये हो गया, ये वाला डायग्राम तो किसका हो गया, अपना फंक्शनल का। अब यहाँ पर कैसा एक प्रोडक्ट या एक से मतलब एक या दो प्रोडक्ट या कम जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, कम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ना बेस्ट रहेगा, या कहाँ पर सुटेबल रहता है, कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल रहता है, कौन सा सुटेबल रहता है, फंक्शनल, ठीक है। अब डिविजनल कहाँ पर सुटेबल रहेगा, जहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, जैसे प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी तीन तीन प्रोडक्ट हैं, तो इनके कितने सारे डिपार्टमेंट हो गए, एक अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे इनके हो जाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे इनके हो जाएंगे। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, अभी मैंने बताया फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर सुटेबल है, जहाँ पर कम नंबर के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पर कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं या कम जैसे स्मॉल नंबर या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, जो ये स्ट्रक्चर बताया, इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। इस ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर जो वो होती है ना, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर हम जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटी होती है उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, और कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं हम। इंक्रीज द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर यदि इतनी सारी एक्टिविटी होंगी, सिमिलर होंगी, तो वहां से जो मैनेजरियल स्किल्स होती है वो डेवलप होगी, ठीक है, ऑपरेशनल इफिशियंसी होगी वो डेवलप होगी। और क्या होगा, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा, मिनिमम डुप्लीकेशन मतलब जो वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज होती है, वेस्टेज एक्टिविटी होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा वो नहीं होगा। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी, क्योंकि सारी जो एक्टिविटी है वो एक ही है ना बेसिस के अकॉर्डिंग सिमिलर है, ठीक है। तो वो कैसे जो ट्रेनिंग होगी वो कैसी होगी, इजी होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। ड्यू अटेंशन ऑफ ए डिफरेंट फंक्शन, ईच फंक्शंस गेट अटेंशन अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज होगी वो खुद की जो नेचर है उसके सिमिलर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करी जाएगी एक डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर, प्लेस लेस इंपॉर्टेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस less emphasis over enterprises objective less than objective pursued by the functional head, they fail to give priority to organizational interest, ठीक है। एक तरीके की एक्टिविटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट का जो गोल होता है वो उसको फुलफिल करने में लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता कभी कभार, क्योंकि है ना एक तरीके बहुत सारी जब एक्टिविटी हो जाती है ना सिमिलर नेचर की, तो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है
सके, फ्लेक्सिबल, हम कोई चीज़ चेंजेस करना चाहें तो उसके अंदर चेंजेस ही नहीं हो पाते, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है जब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती है, तो कोई पर्टिकुलर बंदा सेम एक्टिविटी करे तो वो यदि अच्छे एफिशिएंसी से कर लेता है, अच्छा काम करता है, तो दूसरा उसको देखकर थोड़ी जेलेसी वाली फीलिंग आ जाती है, तो इस कारण है ना जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, एक ही तरीके का काम है, ठीक है, और है ना बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे तो कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, तो वो उसको भी फिक्स करना है, अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स करते हैं वो उसके लिए भी हमारे पास में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यहाँ पर मल्टी मल्टी नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं और उनके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके लिए एडवांटेज बता रखे हैं कि हमारे पास में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर नंबर अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मल्टी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग क्यों होती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है मेडिसिन चाहिए तो उसके जिस भी डिपार्टमेंट से चाहिए तो उसमें अपन डायरेक्ट है ना अपन बात करके या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपन डायरेक्ट क्वेरी अपनी सोल्व कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है। क्यों अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि जो यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी डिपार्टमेंट में हमें कुछ भी पूछना है या कुछ भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो वो इजीली हो जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि जिस भी प्रोडक्ट के अंदर हमें चेंज करना है, जिस भी प्रोडक्ट के इस डिपार्टमेंट के अंदर चेंज करना है वो हम इजीली कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टी नंबर्स ऑफ ए प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस यहाँ पर क्या होता है कि मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। यहाँ पर यदि डिफरेंट डिफरेंट है ना जो नंबर के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे A B C D अलग अलग है ना प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर क्या रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट का मेन फोकस क्या होता है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट के जो गोल्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एक डिपार्टमेंट ये सोचता है कि मैं उससे बेस्ट करूँ, यदि वो उससे बेस्ट कर देता है तो दूसरा वाला सोचता है ये जो मेरे से ज़्यादा बेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना बोलते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट, वो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा है ना कंज्यूम होती है इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। कीवर्ड्स फंक्शनल स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्योंकि ये केस स्टडी में आता है ना। केस स्टडी के अंदर कभी कभार है ना ये पूछा जाता है आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, तो आपका आंसर किसके अंदर से, दो चीजों के अंदर से होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर से और फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर से। कंफ्यूज मत हो जाना, या यदि कभी नहीं देगी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो है ना, यदि आपको दे दिया कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि हमारा आंसर है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर से या डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर से होने वाला है। बट क्वेश्चन ये आ गया कि आइडेंटिफाई द केस स्टडी दे दी, केस स्टडी के बाद दे दी कि आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही ध्यान में रखना कि आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क जब भी आएगा तो वहां पर आंसर हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर से या डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर से होगा, ठीक है। ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर है ना सारी चीजें सिस्टमेटिकली हो और इफिशिएंटली हो, ठीक है। सारी चीजें सिस्टमेटिकली हो, ठीक है, सिस्टमेटिक वर्किंग होनी चाहिए, जहाँ पे है ना परफेक्ट क्या हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑथोरिटी हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो, बढ़िया, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपन उनको कंसिडर करते हैं, जो कि जिसका है ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, कि वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको वो अचीव करें, ठीक है। ये उनका क्या होता है, मेन गोल होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फीचर्स फीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीचर्स है ना केस स्टडी के अंदर आ जाते हैं, तो आपको क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होती है, वो इंटेंशनली क्रिएट होती है, क्योंकि इंटेंशन क्या होता है हमारा कि काम करवाना, एम्प्लॉय से काम करवाना, और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करना, ठीक है। और जो पर्पस होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अभी मैंने बताया, तो वो क्या होता है कि हमारे को जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है उसको हमको अचीव करना होता है, ठीक है। और क्या होता है, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर कौन सा रिलेशन क्रिएट होता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर है ना जो एम्प्लॉय है वो कोई भी काम करेगा तो किसको रिपोर्ट करेगा, खुद के सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यदि है ना खुद के सुपीरियर को रिपोर्ट करती है तो यहाँ पर है ना कौन सी चेन फॉलो होती है, यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होती है। तो ये चारों पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट आपका केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
एडवांटेजेस क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? एडवांटेजेस क्या होता है? सिस्टमेटिक वर्क होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वर्क होता है, क्योंकि प्रॉपर आपने ऑथोरिटी दे रखी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सब अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो पर्पस ही होता है यहाँ पर, ठीक है। नो ओवरलैपिंग ऑफ ए वर्क, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होता काम का, ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होता काम का, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर अच्छा रहता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ ए कमांड, चेन ऑफ ए कमांड का मतलब क्या होता है यहाँ पर है ना, स्केलर चेन फॉलो होती है। क्यों स्केलर चेन फॉलो होती है? क्योंकि एक कोई भी काम करेगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। जो सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पे जो चेन ऑफ ए कमांड है या जो स्केलर चेन है वो भी आराम से फॉलो हो जाएगी, ठीक है। मोर एम्फेसिस ऑफ ए वर्क, ठीक है, काम के प्रति क्या होगा, उन लोगों को ज्यादा लगा होगा, क्योंकि उनको काम दिया जाएगा, ठीक है, काम के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो उनको काम दिया जाएगा, तो वो जो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिसएडवांटेज। इस तरीके की जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या डिसएडवांटेज होते हैं? देखो, डिले इन एक्शन। देखो स्केलर चेन के अंदर है ना ये डिसएडवांटेज रहता ही है। यहाँ पर देखो मैंने बताया कि जो भी कोई काम करेगा, ठीक है, वो खुद के सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, फिर वो सुपीरियर को है ना वो खुद के सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके जो भी है ना जो एक्शंस होते हैं उसके अंदर डिले हो जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। इग्नोर द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर ना सोशल नीड जो की होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उनको जो चाहिए होता है एम्प्लॉयज को, वो इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ ए वर्क ओनली, ठीक है, यहाँ पर क्या जो एम्प्लॉयज उनको ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाता? क्योंकि वो उनको सिर्फ है ना काम के प्रति है ना सारा का सारा फोकस करा जाता है। उनकी जो है ना बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि उनको काम के अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है उन पर उनका फोकस नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो बेसिकली अपन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो धीरे धीरे काम करने के बाद में ऐसा, जैसे आपको 8 घंटे काम करना है तो पॉसिबल नहीं होता कि 8 के 8 घंटे आप है ना कोई भी काम कर ही रहे हो, ठीक है। 1-2 घंटे का आपको रेस्ट चाहिए होता है, या 1-2 घंटे आप है ना खुद के जो वहाँ पे कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो साथ वाले जो एम्प्लॉज हैं, उनके साथ आप है ना वो सारी है ना मटर गश्ती करते हो, ठीक है, बातचीत करते हो, फैमिली से रिलेटेड बात करते हो, फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आप फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप चैट हो गई, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप है ना ग्रुप में आप सब बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसी से क्या क्रिएट हो जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होती है ना वो इंटेंशनली क्रिएट होती है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंटेंशनली क्रिएट नहीं होती। ये हम ऐसे नहीं सोचते कि हमें तो जाके ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, ठीक है। ये होती है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझ में आ गई? तो वाइल वर्किंग एट दोस जो पोजीशन द इंडिविजुअल इंटरेक्ट टू ईच अदर। जब व्यक्ति काम करता रहता है, एम्प्लॉय काम करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है वो एक मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉय से मिलता है, ठीक है, वो क्योंकि वो भी साथ में काम कर रहे हैं और हम भी साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो क्या बनते हैं कि सोशली वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, सोशली एक ग्रुप बन जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी नेटवर्क को, इसी जो ये नेटवर्क होता है कि इसका सोशल एंड फ्रेंड ग्रुप, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पस, वो क्या माना जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उनको मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कीवर्ड जो आपकी जो केस स्टडी आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्रिएट करती मतलब क्रिएट ऑटोमेटिकली होते हैं। हम इंटेंशनली इसको क्रिएट नहीं करते। इंटेंशनली क्या क्रिएट होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इंटेंशनली क्रिएट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ठीक है। और क्या पॉइंट्स दे रखे हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना एम्प्लॉयज को जो क्या प्रोवाइड कराती है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना डज नॉट अलाउ एनी फिक्स्ड पार्ट द फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड और कम्युनिकेशन। फिक्स्ड पाथ ऑफ ए फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और किसके अंदर नहीं होता? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसी पर डिपेंड होता है क्या? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? देखो फास्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन क्यों होगा? क्योंकि जैसे अपन को कोई बात टीचर को बोलने देते हैं अपन बहुत सोच समझ के बोलते हैं, हमारे को फियर ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है। बट हमें यदि कोई फ्रेंड को बोलनी है बात, ठीक है, तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं। तो ऐसे आप है ना रिलेट कर सकते हो इस बात को, ठीक है। फुलफिल सोशल नीड्स, हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल है ना नीड्स फुलफिल कर लेते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारे फ्रेंड से तो हमें है ना हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है। हम हमारी जो
फीलिंग्स होती हैं, हम एक जो हमारे जो कलीग्स होते हैं उनको हम बता सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा मेंटली पीस मिल सके। तो इसके लिए क्या होता है कि इससे सोशल जो फुलफिल सोशल नीड्स होते हैं, करेक्ट फीडबैक होता है, फीडबैक हम करेक्ट देते हैं। जैसे कि अभी बताओ, आपके टीचर ने आपको गलत पढ़ा दिया, तो आप है ना उसको बोल नहीं पाओगे इतने ईजिली, ठीक है, बट आपको फ्रेंड है ना, यदि वो आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो वो आपको यदि गलत पढ़ा देता है तो आप वो उसी टाइम में बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम करेक्ट फीडबैक दे देते हैं, कहाँ पर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और क्या पॉइंट दे रखा है, नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गैदर सपोर्टेड द एम्प्लॉयज इंप्रूव द एफिशिएंसी। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, वो खुद का इंप्रूव है ना, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर उनको है ना ऑथोरिटी होती है, या उनके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका फियर नहीं होता, वो खुद के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ग्रेप वाइन डेवलप होता है, ग्रेप वाइन एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है, कहाँ पर होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाता है, ठीक है। By cooperating with informal groups, manager can skillfully take the advantage of the both informal and फॉर्मल कम्युनिकेशन। यदि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है तो मैनेजर है ना इस चीज़ का फायदा उठा सकता है, क्या कि वो है ना जो खुद के एम्प्लॉयज हैं उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के तरीके से वो काम करवा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूमर्स होते हैं, ठीक है, रूमर्स मतलब अफवाहें, वो भी है ना बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, ठीक है, सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं हो पाता, क्योंकि है ना जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाते हैं, इसके लिए ना सिस्टमेटिक काम होता है वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि सिस्टमेटिक काम कहाँ पे होता है, सिस्टमेटिक वर्किंग किसका पार्ट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, यदि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास में ऑथोरिटी या किसको क्या रिपोर्ट करना है उनका कोई है ना सिस्टम ही नहीं रहेगा, परफेक्ट सिस्टम से काम ही नहीं कर रहे, कोई भी उनके ऊपर में है ना जो ज़्यादा उनको है ना कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, ठीक है, सारे के सारे एम्प्लॉय ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो इससे क्या होगा, ये एक नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। मोर इम्फेसिस ऑन ऑन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गिव मोर इंपोर्टेंस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल होते हैं वो हम अचीव ही नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके इंटरेस्ट पर होता है, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट पर या इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर। तो बेसिकली आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। इनके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको केस स्टडी के अंदर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, देखो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब ये आपको मैं रिलेट करता हूँ किससे, डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है। अपन ने जो चैप्टर सेकंड था उसके अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसमें हमने ये बताया था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता था, सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो क्या होता था, जितनी भी हमारे पास में पावर है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास में पावर है वो किसके पास में रहेगी, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में होगी, ठीक है। अब डेलीगेशन को किससे मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, डिसेंट्रलाइजेशन से, किससे रिलेटेड करके बताऊंगा, डिसेंट्रलाइजेशन से। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता था हमारे पास में, डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे पास में होता था कि जितनी भी पावर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में पावर है, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर पावर पर्सन है जिसके पास में जितनी भी पावर, मतलब टॉप लेवल के पास में, वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा उसके नीचे वाले लेवल पर, फिर उनके पास में जितनी भी पावर है वो क्या करेंगे, खुद के जो डाउन वाले जो लेवल होगा मैनेजमेंट का उनको डिवाइड कर देंगे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, देखो डेलीगेशन का मतलब ये इसी का पार्ट है डेलीगेशन भी। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास में जितनी भी पावर है उसको आप नियर बाय लेवल पर, आप खुद के नियर बाय जो लेवल होता है डाउनवर्ड, ठीक है, नियर बाई जो लेवल होता है उस पर आप ट्रांसफर कर दो आपकी जो पावर्स है, उसी को अपन क्या बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। यहाँ पर डेलीगेशन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल पर, डिसेंट्रलाइजेशन पे डेलीगेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक जो लेवल है उस पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर यदि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। बट यदि नियर बाय लेवल पर ही हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं,
रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपको मतलब पता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्क असाइनिंग ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी काम हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे को देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हम ऐसे, जैसे कि मेरे को प्रिंसिपल सर ने ना, मैं टीचर हूँ सपोज दैट, यदि है ना मेरे को प्रिंसिपल सर ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको आपकी जो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, उनकी लिस्ट मेरे को प्रिपेयर करके देनी है। मैंने मेरे जो क्लास का जो मॉनिटर था उसको मैंने ये काम दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो काम है तो वो मैंने उसको दे दिया, उसने मेरे को बना के दे दिया। यदि बाई चांस यदि वो नहीं करता, ठीक है, तो प्रिंसिपल सर मेरे से ही पूछेंगे। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या होती है, पार्शियली डेलीगेट होती है, कंप्लीटली भी नहीं होती और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हाँ फुल्ली डेलीगेटेड हो जाती है। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे डेलीगेटेड होती है, पार्शियली डेलीगेटेड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑथोरिटी। देखो ऑथोरिटी होती है वो हम फुली डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, ऑथोरिटी जो होती है वो फुली डेलीगेटेड होती है। वो मैं ऑथोरिटी का मतलब क्या था, पावर टू टेक डिसीजन। मैंने यदि बोले मॉनिटर को कि है ना कोई भी बच्चा ज्यादा शोर करे तो उसका एक चांटा लगा देना। ठीक है, तो उसके पास फुल अथॉरिटी है कि वो चांटा लगा सकता है यदि कोई बच्चा आवाज शोर करता है तो। ठीक है, या डिसिप्लिन खराब करता है तो ऑथोरिटी होती है वो फुल्ली डेलीगेटेबल होती है। ठीक है, फुल्ली डेलीगेट होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यदि आपने कोई काम नहीं किया तो आप उसके लिए आंसर देना पड़ता है आपको। ठीक है, यदि मैंने आपको बोला कि आपको चैप्टर 1 2 3 4 जो मैंने लेक्चर्स अपलोड करे हैं वो आपको देखना है और आपने किया ही नहीं, तो आप उसके लिए आंसरेबल हो कि आप उसको आंसर देना पड़ेगा कि क्यों आपने वो नहीं किया। तो उसी अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ना कि सर आपने मेरे को काम दिया था कि चैप्टर 1 से 4 तक आपकी वीडियोस देखनी है, मैंने मेरे दोस्त को और दोस्त ने नहीं किया, ये कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, वो कभी भी जो डेलीगेटेड होती है वो नहीं होती। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेलीगेशन के जो फंक्शन दे रखे थे। ठीक है, अब आपके ना ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के थोड़े से डिफरेंसेस बता देता हूँ, जो कि आपको चैप्टर सेकंड के अंदर जो प्रिंसिपल्स था उसके अंदर भी दे रखे थे। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पे नया कंसेप्ट आ गया, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ जिससे कि आपको ये जो तीनों जो कंसेप्ट है, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहले था मीनिंग। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी चीज का अपने पास में है ना पावर होना, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क। हमें कोई काम दिया गया है तो उसकी हमें जिम्मेदारी है, हमें वो काम करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, आंसरेबल फॉर द आउटपुट। हमें कोई भी काम दिया गया है, ठीक है, यदि हम करते हैं तो उसके लिए हम आंसरेबल हैं, यदि नहीं करते तो भी हम उसके लिए आंसरेबल है। तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, डेलीगेशन, मैंने बताया ऑथोरिटी है ना डेलीगेट हो जाती है। ठीक है, ऑथोरिटी आराम से डेलीगेट हो जाती है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, फुल्ली डेलीगेटेड नहीं होती, वो पार्शियली डेलीगेट होती है। वो कैसी डेलीगेट होती है, पार्शियली। और अकाउंटेबिलिटी वो बिल्कुल भी डेलीगेटेड नहीं होती। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, अराइज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। ठीक है, फॉर्मल पोजीशन का मतलब क्या है, जो आपकी जो अपर लेवल जो मैनेजमेंट है उससे आपको ये ऑथोरिटी रिसीव होती है। ठीक है, अराइज फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के डेलीगेशन के बाद में हमारे पास में क्या आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की हमारे पास में मिलेगी तभी हम किसी चीज के लिए हम आंसरेबल बनते हैं। ठीक है, तो ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या अराइज होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जो ऑथोरिटी होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। सुपीरियर किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी कैसी होती है, वो अपवर्ड होती है। फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। ठीक है, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो भी अपवर्ड होती है। हमें अपने अपर लेवल के में जो मैनेजमेंट का जो लेवल होता है या जो अपने जो सुपीरियर हो उनको है ना हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो ये कैसा फ्लो होता है, इसका अपवर्ड फ्लो होता है। तो आपको ये भी डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। यदि अपन क्या करेंगे, यदि अपन अपने जो नियर बाय जो लेवल वाला जो मैनेजमेंट है, ठीक है, नियर बाय जो अपना जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो अपने से जो छोटे जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो पोजीशंस है उनको अपन यदि है ना काम देंगे, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अपनी ऑथोरिटी देते हैं, ठीक है, उनको अपन ट्रांसफर करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट है वो कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, उससे मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। ठीक है, और क्या होगा, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा। यदि मैं मेरे है ना जो जूनियर्स है उनको काम दे रहा हूँ तो उनको क्या लगेगा, यार हमारी कुछ वैल्यूज है तभी हमें काम मिल रहा है, तो उनसे क्या होगा, उनका एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा। और यदि मैं उनको मेरे जूनियर्स को काम दे रहा हूँ, ठीक है, तो उनको क्या लगेगा कि यार हाँ हमारी कुछ वैल्यू है, हमको वो आता है तभी हमको काम मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। ठीक है,
फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन को। जब ऐसे करके है ना, जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं उनको खुद के काम, खुद की जो इसकी कैपेसिटी है, उनको खुद की एबिलिटी है, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, तो वो काम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यदि काम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में मैनेज बेसिस ऑफ ए मैनेजमेंट हियरार्ची। मैनेजमेंट हियरार्ची का मतलब क्या होता है, स्किलर चेन। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के जब काम होता है कि हम हमारे जूनियर्स को काम दे रहे हैं, हम हमारे जूनियर्स को काम डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट हियरार्ची है मतलब स्किलर चेन है वो कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो पाती है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है, क्योंकि क्यों कोऑर्डिनेशन हो पाता है, क्योंकि हमने काम दिया है, ठीक है, हमने हमारे जूनियर्स को काम दिया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाता है। ठीक है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ए मैनेजर। मैनेजर का जो वर्कलोड है ना वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो खुद के जो जूनियर्स है, जो नियर बाय जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनको, उनके जो एम्प्लॉयज है उनको वो खुद का काम डिवाइड कर देता है। ठीक है, डेलीगेशन के जो ये कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इंक्लूड टू लेवल्स ओनली। मेन पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द बर्डन और वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूटीन एक्टिविटी, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। मे बी ये आपको है ना कि उसमें भी मिल जाए, किसमें, केस स्टडी में भी मिल जाए। ठीक है, अब आता है अपना सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अपन चैप्टर 2 के अंदर भी, प्रिंसिपल्स के अंदर भी डिस्कस कर लिए, दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर और ऑथोरिटी इन फ्यूअर, जितनी भी पावर और ऑथोरिटी है उन वो सारी किसके पास में ना, फ्यूअर एंड फ्यूअर मतलब कि कुछ ही लोगों के पास में होना, या कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में होना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और ये किस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेनिफिट होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए बेनिफिट होती है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं होते, जो ज़्यादा काम भी नहीं होता, तो जो भी ज़्यादा जितने भी जो ज़्यादा सारे के सारे काम होते हैं वो कौन कर लेता है, एक पर्टिकुलर बंदा, या एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो बंदे होते हैं, या टॉप लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो कम कर लेते हैं। और उसी कंसेप्ट को अपन बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पावर है, जो भी हमारे पास में पावर ऑथोरिटी है, उनको हम सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। यदि हमारे पास में 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ा सा काम किसको देते हैं, किसको देते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट को। मिडल लेवल वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो उसका काम किसको देते हैं, किसके बीच में डिवाइड करते हैं, लोअर लेवल में, तो उसी को अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर बेस्ट रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट रहता है हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है, तो बहुत सारा काम होता है, तो एक मैनेजर के पास में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एक मैनेजर या एक जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सारा का सारा काम खुद से कर ले, तो उसलिए है ना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए कि जो है ना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रलाइजेशन है वो कहाँ पर सुटेबल होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर सुटेबल होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब आता है आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी के अंदर है ना, मैंने देखे हैं, और केस स्टडी के अंदर आ भी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़े थोड़े सिमिलर नेचर के हैं, तो इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो पहला जो पॉइंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर तो क्या होता है कि हम हर एक लेवल पर पावर ऑथोरिटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पर करते हैं। बट जो डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन वो क्या होता है कि सिर्फ नियर बाय लेवल को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, नियर बाय लेवल को। अब इसीलिए क्या होगा, जो डेलीगेशन होगा वो छोटा कंसेप्ट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा कंसेप्ट हो गया। तो डेलीगेशन क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का एक्सटेंशन वर्जन हो गया, एक्सटेंशन वर्जन हो गया। ठीक है, और डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, हम नियर बाय लेवल को हम क्या करते हैं, नियर बाय लेवल को हम ऑथोरिटी में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि डेलीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई होती है ना ऑथोरिटी, उसको 2 करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाई बाई अदर। ठीक है, अब इसका ये केस स्टडी में आता है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि मैथ वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मैथ वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, ये बिजनेस स्टडी का, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा कि डेलीगेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि नियर बाय लेवल को करते हैं, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे है, तो डेलीगेशन के अंदर क्या है, ऑथोरिटी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है, अपन हर एक लेवल पर क्या देते हैं, पावर्स और ऑथोरिटी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसको, अदर्स को, बहुत सारे को जो नंबर्स होते हैं उनको अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लाइन देखिए, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द ऑथोरिटी विद 2 वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन द ऑथोरिटी इज मल्टीप्लाई बाई मैनी। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट आता है कि डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट, इज ऑप्शनल, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिर्फ एक मैनेजर या सिर्फ एक जनरल मैनेजर सारे के सारे काम कर ले। तो उसको क्या करना पड़ता है कि जितना भी काम है उसको डिवाइड करना पड़ता है खुद के, और ट्रांसफर करना पड़ता है उसको नियर बाई लेवल पर। तो इसीलिए, और नियर बाई लेवल पर यदि काम ट्रांसफर होता है, पावर ऑथोरिटी ट्रांसफर होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन को, और तो इसी हिसाब से अपन क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन क्या होता है, नेसेसरी होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जितनी भी पावर ऑथोरिटी है वो हर एक लेवल पर डिवाइड करना, तो उसी को अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ऑप्शनल होती है, हमारे पास जरूरी नहीं होता कि हम हर एक लेवल को सारा का सारा काम डिवाइड करें, हम नियर बाई को भी कर सकते हैं, और नियर बाई को करने को बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या हो गया, हमारे लिए नेसेसरी हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं हुआ, ये हमारे पास में ऑप्शनल होता है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हम अभी अपन ने देखा था कि इंपोर्टेंस ऑफ ए डेलीगेशन, तो वैसे आ गई अभी इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेवलप इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव डिवेलप होता है अमंग द सबऑर्डिनेट, क्योंकि हर एक व्यक्ति डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक लेवल पे काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो वहां से क्या इनिशिएटिव्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट में पासिंग ऑफ ऑथोरिटी एट मिडिल से टॉप लेवल, मिडिल से टॉप लेवल पे है ना, जो भी ऑथोरिटी जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट ऑफ फॉर फ्यूचर। जो भी एम्प्लॉयज को जो काम मिलता है, तो उन जो काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो डेवलप होती है, जिससे आने वाले टाइम में वो एक परफेक्ट मैनेजर बन पाए। या क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल पर काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और क्या होता है, रिलीफ टू टॉप लेवल, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनके पास में पूरा का पूरा बर्डन नहीं आता, क्योंकि उन्होंने काम हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिवाइड कर दिए गए। फैसिलिटेड ग्रोथ, फैसिलिटेड ग्रोथ का मतलब ये होता है, यदि हर एक व्यक्ति को उसके हिसाब से काम मिल रहा है, हर एक लेवल पे काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक एम्प्लॉय है ना क्या करेगा, खुद का काम परफॉर्म करेगा, और खुद का काम परफॉर्म करने के बाद में क्या होगा, वो कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने से ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होगा, और उसी से क्या होगा कि ग्रोथ फैसिलिटेड होगी, ठीक है। बेटर कंट्रोल हो पाएगा, हर एक लेवल पर काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो नियर बाय जो लेवल है, जो बाकी सारे जो लेवल पर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी उनको दिए गए, वहां पर एक अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर था वो ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट हो चुका। तो अपना को जो भी आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या बाकी जो चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस बनाई है उसमें कोई भी कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप मेरे मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप वहाँ पर जो भी डाउट हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इससे भी रिलेटेड आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। मेरे से जितना भी आप पॉसिबल हो पाएगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर प्रोवाइड करा सकूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको इस चैप्टर के या बाकी चैप्टर्स के 2 या 3 पेज के अंदर जो नोट्स चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो कि आप एग्जाम टाइम पे पढ़ के आप एक बेस्ट रिवीजन कर सकते हो खुद का, तो आप मेरे को है ना मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके लिए है ना 2 या 3 पेजेस के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, जिसमें 2 या 3 पेजेस के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।